हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वह मेटल और लिगेंड के बीच बने बॉन्ड को समझाती है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है यह कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह जो थ्योरी इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है फिजिक्स से। देखिएगा, फिजिक्स में हम लोग क्या मानते हैं, मान लीजिए दो अपोजिट चार्ज हैं ए प्लस और बी माइनस। हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में कि जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आएंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने मेटल और लिगेंड पर अप्लाई किया। ठीक, देखिए उन्होंने क्या कहा, जो मेटल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लिगेंड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल का पॉजिटिव चार्ज होने के कारण और लिगेंड का नेगेटिव चार्ज होने के कारण यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं और पास आकर जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा। इनके बीच, मेटल और लिगेंड के बीच ऑर्बिटल की कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बल्कि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जिससे वीबीटी क्या करती थी, मेटल और लिगेंड पास आते हैं और उनके बीच ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, लेकिन ये थ्योरी उसको नहीं मानती है। ये थ्योरी केवल कहती है कि दो अपोजिट चार्ज हैं, वह एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है उसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्योर आयनिक बॉन्ड कंसीडर करती है। प्योर आयनिक बॉन्ड कंसीडर करती है बच्चों। ये जो बॉन्ड है ये क्या है, प्योर आयनिक, प्योर आयनिक बॉन्ड है। इसमें ऑर्बिटल की कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ठीक, ऐसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है बच्चों। ये सत्य है कि गलत है इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन ऐसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड है प्योर आयनिक बॉन्ड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पास्टुलेट हैं जिसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहली बात उन्होंने क्या बोली कि जो कॉम्प्लेक्स में मेटल होता है और लिगेंड होता है उसको इन्होंने पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया। किस रूप में, पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि मेटल और लिगेंड एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, उसके बीच ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती है, इन्होंने ये बात बोली। नंबर तीसरी बात, देखिए इन्होंने तीसरी बात क्या बोली, जब हमारा मेटल पॉजिटिव और लिगेंड नेगेटिव चार्ज हो तो इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा, मेटल और लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसे हम लोग कहेंगे आयन आयन इंटरेक्शन इंटरेक्शन। ठीक, देखिए अगली बात उन्होंने क्या बोली, यदि मेटल हो और जो लिगेंड हो मेरा न्यूट्रल हो। यदि मेटल पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन यदि लिगेंड हमारा न्यूट्रल आ जाए तो उस केस में क्या होगा, यदि लिगेंड हमारा क्या आ जाए, न्यूट्रल आ जाए, तो उस केस में देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरा लिगेंड है NH3H2O CO, ऐसे लिगेंड आ गए तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आइए देखते हैं। देखिए जो हमारा NH3 है इसका खुद का एक डाइपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा बच्चों। देखिए ये जो हमारा अमोनिया है, हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। इस डाइपोल होने के कारण इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं। तो देखिएगा, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और जो लिगेंड होता है उस पर डाइपोल चार्ज होंगे, माइनस और प्लस। तो देखिए इसके कारण इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का रंगीन होने को बताती है। कोई कॉम्प्लेक्स रंगीन होगा या रंगहीन होगा उसको बताती है। अगली बात, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है
ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करती है कि कंपाउंड हमारा जो होगा, कॉम्प्लेक्स जो हमारा होगा, वह पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। और ये थ्योरी एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट को भी बताती है। ये इसकी पॉसिबिलिटी, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है बच्चों, जैसे यह किसी भी कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बताती है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम बीबीटी का सहारा लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है उसको समझते हैं हम लोग। ज्योमेट्री देखिए, इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चों, बीच में मेटल होगा हमारा, इधर आपके लिगेंड लगे होंगे, एक ऊपर लिगेंड होगा और एक नीचे लिगेंड होगा। ये जो लिगेंड है नीचे साइड से लगा है, ठीक। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। आइए देखते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, कैसे किस प्रकार से लिगैंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं उसको देखते हैं बच्चों। और कितने करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हमें 6 लिगैंड की आवश्यकता होगी, और 6 के 6 लिगैंड कैसे एंटर करते हैं उसको हम लोग अब समझेंगे। इधर देखिए, देखिए ये हमारा ट्यूब है और इसमें मेटल है। देखिए, एक बात और अच्छी बोलती है कि जो मेटल होता है वो स्टेशनरी चार्ज होता है। इसका मतलब जो मेटल होता है वह एक ठार स्थिर होता है, और जो लिगैंड होते हैं वह इनफाइनाइट दूरी से इस मेटल के पास आते हैं। ऐसी आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि मेटल एक ठार स्थिर होता है, जबकि लिगैंड इनफाइनाइट दूरी से मेटल के पास आते हैं। ऐसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है। देखिए हमारा मेटल हो गया, और देखिए ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये हमारा जेड एक्सिस। सुनिएगा, ऑक्टाहेड्रल में जो लिगैंड होता है वह एक्सिस के अलोंग आता है, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग आता है। सुनिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। इधर देखिए 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। हम लोग 5 डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं, उसमें 5 में से 3 डी ऑर्बिटल होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं, मतलब वो एक्सिस पे नहीं होते हैं। और जो 2 होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, मतलब वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे होते हैं। देखिए ये जो आपके हैं ये नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, और ये जो होता है ये होता है एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल। सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड एक्सिस के अलोंग आते हैं। देखिए एक्सिस के जब अलोंग आएंगे तो देखिए एक्सिस पर होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब एक्सिस के अलोंग आते हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वो घट जाती है, जिससे जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है 2 सेट में स्प्लिट कर जाता है, जिसे हम T2G सेट और EG सेट कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा 5D ऑर्बिटल होते हैं जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये 2 सेट में स्प्लिट कर जाते हैं, EG सेट और T2G सेट। सुनिएगा, जब कॉम्प्लेक्स नहीं बना होता है तो उस समय जो डी ऑर्बिटल है उस पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है, जिसे हम डी जनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। जब ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है
तो उसे हम डीजेनरेट डी ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड आते हैं तो वह एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं, जिससे एक्सियल ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ जाती है और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की ऊर्जा घट जाती है, जिसे हम T2G सेट और EG सेट कहते हैं। सुनिएगा, जो यह ऑर्बिटल है इसकी ऊर्जा इससे कम है, लेकिन इससे क्या है, अधिक है, तो इसे हम लोग इक्विलिब्रियम एनर्जी बोल सकते हैं। सुनिए, इसी इक्विलिब्रियम एनर्जी को हम लोग बैरी सेंटर के नाम से जानते हैं बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, बैरी सेंटर। ये हमारा क्या हो गया, बैरी सेंटर। सुनिएगा, इस बैरी सेंटर से T2G सेट की एनर्जी -0.4 डेल्टा O से घट जाती है और इस बैरी सेंटर से EG सेट की एनर्जी +0.6 डेल्टा O से बढ़ जाती है। ठीक, देखिए T2G सेट और EG सेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस ही कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CFSE। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं CFSE। क्या बोला, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G सेट एंड EG सेट आर कॉल्ड CFSE। देखिए, CFSE कैलकुलेट करने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, -0.4 N T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सेट, प्लस 0.6 N EG, ये जो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG सेट, डेल्टा O, प्लस M पेयरिंग एनर्जी। M जो है नंबर ऑफ पेयरिंग एनर्जी को दिखाता है। तो यह आपका CFSE कैलकुलेट करने का फार्मूला बन गया। ठीक, आइए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, उसकी CFSE कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एग्जांपल है नंबर 1, टाइटेनियम H2O का होल 6 प्लस 3। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो इस समय इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा, आर्गन से करेंगे 3D1 3D1। आइए इसके लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं CFSE का। 1 2 3 4 5 5 पी ऑर्बिटल होते हैं, ये 2 सेट में स्प्लिट कर जाएंगे, EG सेट और T2G सेट। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन मैं आपसे पूछूं किस सेट में इंटर करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इंटर करते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है, तो इसमें किसकी ऊर्जा कम है, T2G सेट की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेंगे, T2G सेट में। आइए इसकी CFSE कैलकुलेट कर लेते हैं। CFSE फार्मूला क्या होता है, -0.4 गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सेट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो 1, प्लस 0.6 गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG सेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0 है, हो जाएगा 0। देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा -0.4, प्लस यदि इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, तो हो जाएगा -0.4 डेल्टा O। ठीक, तो इसके CFSE की वैल्यू कितनी आ गई, -0.4 डेल्टा O। ठीक, यदि मैं आपसे पूछ लूं इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, देखिए इसमें कितने, देखो इसमें देखो सब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही है, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कैसा मैग्नेटिक नेचर होता है उसका, पैरा। इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरा मैग्नेटिक। ठीक, धन्यवाद बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।